हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल LSL कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। और मैं हूं प्रदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रीजनिंग होता क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो छात्र इंटर या ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की तैयारी करने निकलते हैं, जैसे SSC, बैंक, BEd, BDO या BTC, रेलवे, पुलिस, दरोगा, लेखपाल आज जैसे कंपटीशन की तैयारी करने निकलते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है। तो आज हम जानेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं और इन चैप्टरों के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रीजनिंग होता क्या है, इसका क्या रीजन है हमारे एग्जाम में पूछने का। तो रीजनिंग का जो हिंदी होता है, इसका अर्थ होता है तर्क शक्ति। ऐसा माना जाता है, तर्क शक्ति का आप मतलब समझ सकते हैं जवाब या सवाल, जो आपस में बातचीत करते हैं, या जवाब सवाल तर्क शक्ति, या आप इसको कह सकते हैं बुद्धिमत्ता। ऐसा माना जाता है कि जवाब और सवाल से या तर्क शक्ति से व्यक्ति को परखा जा सकता है, उसकी बुद्धिमानी का या उसकी मानसिक क्षमता का आकलन किया जा सकता है। इसी मानसिक क्षमता का आकलन करने के लिए हमारे कंपटीशन लेवल जैसे एग्जामों में इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसमें कितने चैप्टर होते हैं और इन चैप्टरों को किस प्रकार से हमें पढ़ना है। इसमें देखिए दो प्रकार के भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाषिक होता है, एक आभाषिक होता है। इंग्लिश में बोला जाता है इसको वर्बल और आभाषिक को बोला जाता है नॉन वर्बल। अब समझते हैं पहले कि भाषिक का मतलब क्या होता है। भाषिक का मतलब जिसमें भाषा शब्द का प्रयोग किया गया हो, अक्षर को प्रयोग किया गया हो, वर्ड का प्रयोग किया गया हो। और आभाषिक का मतलब ये होता है कि जिसमें वर्ड या अक्षर ना दिया गया हो, सिर्फ आरेख द्वारा डिनोट किया गया हो, उसे आभाषिक कहते हैं। इसमें दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषिक के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं, फिर देखेंगे कि आभाषिक के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इन दोनों पार्टों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किन किन कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप SSC CGL का एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा, CHSL में पूछा जाएगा और MTS मल्टीटास्किंग में पूछा जाता है। JEE में, SSC JEE में भी इसका लगभग 30 से 40 नंबर का आता है। लगभग जितने भी कंपटीशन होते हैं एग्ज़ाम, जैसे CPO एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम होता है, BEd अगर आप करते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। BTC करते हैं तो उसमें भी आपका जो होता है पेपर कंपटीशन का, लास्ट में एक पेपर होता है शिक्षक के लिए, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन और वीडियो के भी पेपर में देखने को मिलेंगे। रेलवे में इसका 30 नंबर के पूछा जाता है, वो चाहे ग्रुप D हो या NTPC हो, RRB JEE हो। पुलिस में भी इसका काफ़ी महत्व है क्योंकि इसमें लगभग 30 से या 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दरोगा, लेखपाल आज जैसे कंपटीशन में इसका बहुत महत्व है क्योंकि यही सफलता दिलाने का एकमात्र कारण हो सकता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट बिल्कुल आसान होता है, केवल समझने और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। एक अच्छा मार्गदर्शक आपको मिलना चाहिए, ये सब्जेक्ट बिल्कुल ईजी होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो रीजनिंग और मैथ और सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान बना दूंगा मैं। तो पहले हम जानेंगे भाषिक के अंतर्गत किन चैप्टरों का अध्ययन किया जाता है। भाषिक के अंतर्गत वैसे तो हम 10 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। इसमें चैप्टर तो होते हैं कुल मिलाकर 26 चैप्टर, लेकिन ये जो 10 महत्वपूर्ण चैप्टर हम गिनाएंगे आपको, इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी वो बिल्कुल बेसिक जानकारी के लिए होते हैं, उससे आपको कोई मतलब। आइए हम देखते हैं पहले वर्बल के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है जो सादृश्यता परीक्षण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एनालॉग टेस्ट। इसके अंतर्गत इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया, देखिए 2, 4, 6, 10, 12। अब यहाँ एक स्पेस दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब इसको हम देखेंगे कि जैसे 2 है, फिर 4 आएगा, फिर 6 आ रहा है, 2 यानी 2 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, 2 को वृद्धि हो रही है। तो इसके बाद 2 बढ़ाकर क्या लिखेंगे, 8, फिर उसके बाद 2 बढ़ गया 10। तो सादृश्यता परीक्षण के अंतर्गत इस प्रकार से पूछा जाता है। और अब देखते हैं हम
नेक्स्ट वाला चैप्टर है हमारा, अगला चैप्टर है सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हमको अल्फ़ाबेट के सभी सीरीजों का नंबरिंग याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट मतलब ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों का नंबरिंग याद होना चाहिए। जैसे ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे होता है। इसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है, हम आपको बिल्कुल आसानी से समझा देंगे और आपको जीवन भर के लिए ये याद हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके अंतर्गत उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है तीसरा अध्याय हमारा दिशा परीक्षण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण चैप्टर का मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को या छात्रों को दिशा के विषय में ज्ञान कराना। यदि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपका दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसको भी हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। सारे चैप्टर आप घबराइएगा नहीं, पूरे चैप्टर बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आसानी से सभी सब्जेक्ट कंपटीशन की सभी कंपटीशन की आप तैयारी कर सकेंगे। चौथा अध्याय आता है रक्त संबंध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लड रिलेशन। इसका मुख्य उद्देश्य होता है रक्त संबंध पूछने का, कि अपने परिवार व रिश्तेदारों के विषय में जानकारी दिलाना। अब पांचवा अध्याय आता है क्रम परीक्षण या क्रम व्यवस्था। इसको ऑर्डर रैंकिंग या ऑर्डर टेस्ट इंग्लिश में बोला जाता है। अब इसमें क्रम व्यवस्था और क्रम परीक्षण का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसका पहला स्थान क्या था, इसमें स्थान निकालने की प्रक्रिया दी हुई होती है। ये सभी चैप्टर बिल्कुल आसान है। न्याय और निगमन और कथन और निष्कर्ष इसमें दिया होता है। चैप्टर नंबर 6 हमारा कथन निष्कर्ष में ये दिया होता है, 2 कथन दिए होते हैं, उसी कथन के आधार पे आपको निष्कर्ष निकालना होता है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। फिर आता है कैलेंडर, घड़ी, पासा। कैलेंडर को इंग्लिश में कैलेंडर ही बोला जाता है, घड़ी को क्लॉक और पासा को डाइस बोला जाता है। ये तीनों चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जो कि आपके कंपटीशन के एग्जामों में इनसे क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के जरूर बनते हैं। बहुत आसान ही ये बिल्कुल आसान चैप्टर हैं, बस समझने और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है आपको। बिल्कुल आसान भाषा में हम इनको भी समझा देंगे। डाइस मतलब पासा होता है, जो पासा आपने देखा होगा जिससे लूडो खेला जाता है, वही पासा जिससे आपको लूडो खेला जाता है। ये इस प्रकार से इसका अध्ययन अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ये 8वां चैप्टर आता है वैन आरेख। वैन आरेख यानी वैन डायग्राम। वैन आरेख के हिसाब से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से इसको वैन आरेख बोला जाता है। ये भी बिल्कुल आसान चैप्टर है। अब आता है चैप्टर नंबर 9 अंकगणित तर्क शक्ति। रीजनिंग के अंतर्गत कुछ ऐसे भी अध्याय हैं जो अंकगणित पर आधारित हैं, उसमें से कुछ मैथमेटिक्स पर आधारित हैं क्वेश्चन, उसको अंकगणित तर्क शक्ति के अंतर्गत रखा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसमें से, और ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और 10 नंबर आता है मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मैट्रिक्स और हिंदी में बोला जाता है आव्यूह। ये एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस और जेई में पूछा जाता है, ये रेलवे में नहीं पूछा जाता। आव्यूह जो है रेलवे के किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम एमटीएस आदि में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं आभाषिक की, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नॉन वर्बल। इसके अंतर्गत हम 4 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे, जो कि पहला है दर्पण और जल प्रतिबिंब, जिसको बोला जाता है मिरर एंड वाटर इमेज। इससे क्वेश्चन आपको जरूर बनता है 2 नंबर का। इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु को रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये जल में किस प्रकार से दिखाई देगा। शीशे के सामने कोई वस्तु या अक्षर या अंक दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि ये शीशे में किस प्रकार से दिखाई देगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है 2 या 4 नंबर का आपका। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसका भी कुछ ट्रिक भी होते हैं, ट्रिक से हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब आता है कागज़ को मोड़ना व काटना। इसमें क्या पूछा जाता है आपसे कि कोई A4 साइज का कागज़ दे दिया जाएगा, A4 साइज का, ऐसे बिल्कुल ऐसे कागज़ दे दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि पहले हम ऐसे मोड़ देते हैं, फिर इस कागज़ को मोड़ने के बाद फिर हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, तो इसको ओपन करने के बाद ये कैसा दिखेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें कागज़ काटना और मोड़ना में। फिर आता है अध्याय 3, जिसे आकृति पूर्ति कहते हैं। आकृति पूर्ति के अंतर्गत इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
जैसे आपको 3 इस प्रकार से आकृति दे दिया गया, पहले ऐसे दे दिया गया, फिर ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया, फिर ऐसे दे दिया गया, ध्यान देना, ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया। नेक्स्ट वाले खाने में कैसी आकृति होगी? नेक्स्ट वाले खाने में इसको जोड़ देना है इस प्रकार से। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आकृति को पूरा करना होता है, यानी आकृति 2-3 आकृति दी हुई होंगी और उसको पूरा करना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिंदु की स्थिति जैसे हमने बताया अभी कि 2, 4 इस प्रकार से एक खाली स्पेस होगा और उस स्पेस पे आपको भरना होगा। कुल मिलाकर 4 अध्याय इसमें है और 10 अध्याय इसमें है। 14 अध्याय को आपका अध्ययन करना होता है। अगर इन 14 अध्याय का आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको 30 में से 28 नंबर पक्का हो जाएंगे। कभी कभी तो कुछ छात्र 30 में से 30 नंबर भी ले आते हैं। ये बिल्कुल आसान सब्जेक्ट होता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ जानेंगे और हम उन छात्रों के लिए भी लेकर आएंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ हम क्वेश्चन हल करवाएंगे और जो छात्र बेसिक जानकारी से पढ़ना चाहते हैं वो हमारा चैप्टर वाइज वीडियो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।